निशाने साधे। उन्होंने विरोधियों को खुला चैलेंज किया, कहा कि जिस भी चीज में आप आना चाहते हैं मुकाबला करके देख सकते हैं, सारी जगह धुआं उठा देंगे। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। नवीन जिंदल को विदेश चले गए थे, इस पर भी विरोधियों ने चुटकी ली थी। एक बार फिर से वो चुनाव प्रचार करते नजर आए और यहाँ पर अपने विरोधियों पर जमकर बरसे, कहा कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ। कुरुक्षेत्र कैथल ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ आऊं और जब चाहूँ मैं कहीं बाहर जाऊं। क्योंकि विरोधियों ने निशाना साधा था कि बीच चुनाव के विदेश चले गए हैं नवीन जिंदल, ऐसे में उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो जीतने के बाद यहाँ के लोगों का भला करें। उनकी बात ठीक है। ये मेरा घर है, मेरा जो है घर है, यहाँ 30 साल से मैं आ रहा हूँ। तो जब आदमी घर आता है तो उसको ये नहीं पूछते कि इतने देरी से आया, क्या आया। मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। और जो थोड़ा मैंने लोगों को वहाँ मौका दे दिया, मैं बीच में गया था कि थोड़ा बहुत और घूम लें। जो मेरे जो बड़े भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, वो भी थोड़ी भागदौड़ करें, अच्छा है। तो चुनाव जो है जितना कंपटीशन होता है उतना अच्छा होता है। तो इसलिए जो है, और वो जिस तरह की बातें करते हैं, मैं उस तरह की बातों करने में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं सबका सम्मान करता हूँ और प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सबका हक है। तो वो आए, अपनी जो बातें कहनी है वो कहें और लोग जो है वो निर्णय लेंगे। अभी जो है, अभी आप देखेंगे कि किस तरह से जो है नवीन जिंदल अपने सारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ, भाइयों के साथ सारी जगह जो है धुआं बिठा देगा और जगह जगह सारी जगह लठ भी काट देगा। कितने ही मेरे साथ जो मेरे मुकाबले में हैं, मेरे भाई, मेरे बारे में कुछ ना कुछ कि मैं उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, मैं लेकिन को नहीं बोलूं, ठीक है। मैं तो उनका सम्मान करूं और किसी भी चीज में आप अपने भाई का, बेटे का किसी भी चीज में मुकाबला करा के दिखा लो। पैदल चला लो, दौड़ लगवा लो, साइकिल चलवा लो, घोड़े चलवा लो, बंदूक चलवा लो, हवाई चलवा लो, फैक्ट्री चलवा दो। और संसद के अंदर जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इंद्री में जनसभा कर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया और 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बन जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला पर बैन पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बहुत सख्त है, इस तरह के लोकतंत्र के सिस्टम में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा खुश हूं कि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और ऐसे में न सिर्फ रणदीप सिंह सुरजेवाला को नसीहत मिलेगी, बल्कि बाकी नेताओं के लिए भी एक पाठ है। सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बेल्ट के नीचे नहीं बोलना चाहिए। हेमा मालिनी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी, मैं उस बयान की अभी भी निंदा करता हूं और चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं। आयोग बहुत सतर्क है, ऐसी कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल इस प्रकार के डेमोक्रेटिक सिस्टम में वर्जित होता है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं इस बात से कि चुनाव आयोग ने एक संज्ञान लिया और इस संज्ञान लेने के बाद न केवल सुरजेवाला बल्कि और लोगों को भी नसीहत हो गई कि एक सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिलो दी बेल्ट किसी को हिट नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान जो हेमा मालिनी जी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, बहुत अभद्र टिप्पणी थी, मैं उसकी निंदा पहले भी कर चुका हूं, फिर से निंदा करता हूं और मैं चुनाव आयोग को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने थानेसर और पीपली अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर गेट पास प्रक्रिया को जांचा। इसके साथ ही गेहूं में नमी की मात्रा को भी परखा। मंडी के आढ़तियों और किसानों को एक बार विश्वास ही नहीं हुआ कि गेहूं की ढेरी पर मुख्य सचिव बैठे हैं। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद मंडियों में खरीद प्रक्रिया की जांच करने के लिए यहां पहुंचे थे ताकि किसी भी किसान को अपना अनाज बेचने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सर मैं तुल दूर मारूंगा रूटीन में तुलते कोई नंबर लग जाता है सर उनके हिसाब से ना, यानी वजह से ये रात को आए, फिर अब रात को सोने का टाइम कोई जगह हो। जी आरती साहब कौन है आपको? सिफारिश कर देते हैं पहले करो। इधर नंबर दबाना क्यों? रात कैसे काटोगे? ना भी नंबर आ जाएगा जी, अभी आ जाएगा जी, नंबर आ जाएगा। 10-11 बजे घर पहुँच जाओगे। देखो जी अभी तो लेकर आए जी ट्राली में, अभी तो कटेगी प्रधान जी थोड़ा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ माल आप रेट उठाओगे, इनका क्या फॉल्ट है?
वो सर हम लोग वेमेंट उसकी करते हैं, उसके बाद ये डेट वेट आता है। अब ये आए हैं, इनका वेट कब होगा? इनको एस्टिमेट डेट पे मिल गया होगा सर, बट एक्चुअल वेट तो जब यहाँ पर डेट कॉल कट जाएगा सर, उसमें इनको पता चल जाएगा उसी के बेसिस पेमेंट तो जी नहीं सर। और लिफ्टिंग भी होती है, लिफ्टिंग पे। कल यूपीएससी परीक्षा का परिणाम सामने आया था। एक बार फिर से हरियाणा के होनहारों ने अपना कमाल दिखाया। इन्हीं में से बहादुरगढ़ के रहने वाले शौर्य अरोड़ा ने 14वां रैंक हासिल किया। अपने दूसरे प्रयास में 24 साल के शौर्य ने यह कामयाबी हासिल की। शौर्य ने आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। आईआईटी में भी शौर्य की 432 की रैंक आई थी। बचपन से ही शौर्य प्रतिभाशाली रहे हैं और आईएएस बनने का सपना देखा था, जो सपना पूरा हो गया है। इसके लिए जी तोड़ मेहनत की। शौर्य का कहना है कि सही मार्गदर्शन में बिना कोचिंग के भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। वहीं शौर्य का परिवार भी उनकी इस उपलब्धि पर बेहद खुश नजर आया। बहुत खुशी हो रही है, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितनी उसकी रैंक आई है, तो सब लोग बहुत खुश हैं। कैसे पढ़ाई किया करता था? पढ़ाई करता था, ये 6 से 8 घंटे पढ़ता था रोज। स्कूलिंग कैसे थी? स्कूलिंग भी अच्छी थी। ये शुरू से ही डेडिकेटेड पढ़ने वाला लड़का रहा है। शुरू से भी उसने 10वीं में 12वीं में अच्छे नंबर स्कोर किए। ये बताया शौर्य ने कि आपसे प्रेरणा लेके आपने भी 3-4 बार ट्राई किया यूपीएससी के लिए। हाँ, मैंने किया था, तो मेरा नहीं हुआ, तो इसको जोश आ गया कि मैं करता हूँ, और इसने फिर करके दिखाया। पापा के सपने को पूरा कर दिया। हाँ, कर दिया इसने पापा का सपना। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे पढ़ाई किया करता? कैसे पढ़ाई तो उसने काफी डाली है, मेहनत उसने काफी की है, और सबके आशीर्वाद, उसकी मेहनत और भगवान की दया है। बाकी तो कितने घंटे पढ़ाई किया करता है? ऐसे मुझे याद नहीं, बट 7-8 घंटे हो जाता था। लेकिन जब एग्जाम के पास आ रहा है, प्रीलिम्स आ रहा है या मेंस आ रहा है, तो काफी 10-10 घंटे भी उसने अच्छे से लगाए हैं। उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि जो भी करना है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आगे जाएगा। तो मेहनत तो डाली है बच्चे ने। नमस्ते, मेरा नाम शौर्य है, मैं 24 साल का हूँ। इस साल मेरी 14वीं रैंक आई है और मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हुआ 2022 में फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, एंड दिस टाइम विद गॉड्स ग्रेस, भगवान जी की कृपा से रैंक 14 आई है मेरी इस बार। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स था। राइट सर। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? 12वीं मैंने बाला विद्या मंदिर स्कूल से करा है, चेन्नई में। मेरी पापा के जॉब थे उस टाइम पर। उससे पहले 5 साल स्कूलिंग मैंने बैंगलोर में करी है, फ्रॉम गियर स्कूल। घर वालों को बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे, बिगिनिंग से लेकर एंड तक। हर चीज में मम्मी पापा का बहुत बहुत ज्यादा योगदान रहा है, और उनके सपोर्ट के बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। गुरुग्राम की सुमन यादव ने भी यूपीएससी में सफलता हासिल की है। दूसरे प्रयास में सुमन 170वां रैंक हासिल किया। बेटी की सफलता से गांव में भी खुशी का माहौल है। सुमन ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई गुरुग्राम से की थी। पिता बताते हैं कि बेटी ने इस सफलता के लिए कड़ी मेहनत की है। रिजल्ट आने पर पूरे गांव में खुशी मनाई गई। मैंने जनवरी 2021 से सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दी थी। 2019 में मैंने, जब मैं कॉलेज में थी, तो मैंने सोचा था कि मैं इस स्ट्रीम में जाऊंगी, और मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा। उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे पहुंची। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है, सेकंड आईपीएस है। मेरा पूरा रहेगा कि मैं गुड गवर्नेंस में अच्छा काम कर सकूं, और बाकी मेरा ज्यादातर ये रहेगा कि मैं बच्चों के लिए काम कर सकूं। फॉर एग्जांपल, मेरे घर के साइड में ही 2 बच्चे हैं, उनकी अच्छी परवरिश नहीं हो पा रही है, तो अगर मैं सरकार में जाती हूँ तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए मैं कुछ कर पाऊंगी। मैं बहुत ही नॉर्मल लड़की हूँ। मैं सारा घर का काम करती थी और ऐसे घर में ही रहती थी, अपना सेल्फ स्टडी ही करती थी। 8 to 10 आवर्स मैंने पूरा अपना डिसिप्लिन से बना रखा था, पूरा शेड्यूल। और मेंस के टाइम पे थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो जाता है, और बाकी बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होती है, सब कर लेते हैं। खुशी का माहौल ऐसा है कि वो जताया नहीं जा सकता। कोई पैरामीटर ऐसा बनाया नहीं गया जिससे मैं बता दूं, पर जो अपार खुशी होती है, जो हमने सुना है कि अपार खुशी एक वर्ड होता है, वो खुशी हमें मिली। हमारे परिवार का पूरा सहयोग रहा, गांव का सहयोग रहा, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे घर से एक मेंबर यूपीएससी क्लियर करके एक अच्छी रैंक के साथ सक्सेस हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन्होंने एक पहल जो स्टार्ट किया, हमारे बाकी बच्चे भी इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेशन रहेगा।
महम में कल दिन दहाड़े सरे बाजार बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। अब इस मामले में पुलिस ने टीम का गठन किया है ताकि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस के हाथ हालांकि अभी तक खाली है। बदमाशों के बारे में कोई सुराग पुलिस नहीं जुटा पाई है। किस वजह से घटना को अंजाम दिया गया, अभी ये भी साफ होना बाकी है। बीते कल ही सरे बाजार बदमाशों ने 2 लोगों पर फायरिंग की थी, जिसमें 60 साल के बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे शख्स की हालत गंभीर है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में खुलासा कर दिया जाएगा और साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी टीम का गठन कर दिया गया है।